लेकिन विशाल स्फिंक्स का बिल्कुल अलग है। यह एक अकेली मूर्ति है। यह एक विशेष स्थान पर स्थित है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इसने कोई विशेष कार्य किया हो। इसका उद्देश्य क्या था? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर हम वास्तव में जानना चाहते हैं। मिस्र के रहस्यों के संरक्षक जाही हवास ने अपना पूरा जीवन इस बात पर जोर देते हुए बिताया कि स्फिंक्स केवल एक मकबरा है, एक मौन स्मारक है। लेकिन अपने जीवन के अंत में कथित तौर पर दिए गए एक बयान में उन्होंने इस तथ्य को गलत साबित कर दिया। उन्होंने खजाने या फराओ की बात नहीं की। उन्होंने एक रेजोनेटर की बात की, एक सर्किट डायग्राम की जो चट्टान की गहराई में खुदा हुआ था। प्राचीन ग्रंथों में भी कभी किसी मकबरे का जिक्र नहीं मिलता। उनमें तो बस एक सोए हुए दिल की हल्की सी झलक मिलती है। तो क्या हुआ अगर जाही हवास किसी स्मारक की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि किसी यंत्र की रखवाली कर रहे थे? और क्या हुआ अगर उनकी जीवन भर की चुप्पी किसी खोज को छिपाने के लिए नहीं, बल्कि एक कहीं ज्यादा भयानक सवाल को छुपाने के लिए थी? वह मशीन किस लिए बनाई गई थी? गार्जियन का कबूलनामा। लगभग 40 वर्षों तक एक व्यक्ति प्राचीन मिस्र के सभी रहस्यों का सर्वोपरि ध्याता था। उनका नाम जाही हवास था। वे पिरामिड और विशाल पत्थर की प्रतिमा, जिसे ग्रेट स्फिंक्स के नाम से जाना जाता है, सहित सभी प्रसिद्ध स्थलों के प्रभारी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। इसलिए पूरी दुनिया इन प्राचीन चमत्कारों के बारे में उनके हर शब्द को ध्यान से सुनती थी। जाही हवास को मिस्र के इतिहास का महान संरक्षक माना जाता था और उसका काम यह सुनिश्चित करना था कि आधिकारिक कहानी, जिसे सभी विशेषज्ञों ने स्वीकार किया था, वही कहानी लोगों तक पहुंचे। कई वर्षों तक जाही हवास ने दुनिया को वही सरल कहानी सुनाई, और यही कहानी सुनाने की अनुमति थी क्योंकि सारी शक्ति उसी के पास थी। उसने कहा कि विशाल स्फिंक्स एक स्मारक है जो एक महान राजा, एक फराओ के लिए बनाए गए मकबरे से जुड़ा हुआ है, जिसने बहुत समय पहले शासन किया था। उसने अलग राय रखने वाले किसी भी व्यक्ति पर बहुत सख्ती से और सार्वजनिक रूप से हमला किया। उनके सिद्धांतों को केवल कल्पना और बकवास बताया, जो प्राचीन मिस्र वासियों की महान उपलब्धियों को चुराने की कोशिश थी। ये थे वो शख्स और ये थी उनकी कहानी। एक ऐसी कहानी जो गीजा के पत्थरों की तरह ही ठोस थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ऐसा जिसने उनके पूरे जीवन के कार्यों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उनके लंबे कार्यकाल के अंत के करीब, टेलीविजन कैमरों और मशहूर पत्रकारों से दूर, जाही हवास ने कुछ चुनिंदा भरोसेमंद लोगों के एक छोटे समूह को निजी तौर पर संबोधित किया। उस कमरे में उन्होंने किसी नई कब्र या और अधिक सोने की खोज के बारे में बात नहीं की। इसके बजाय उन्होंने एक गहरी बौद्धिक समस्या को स्वीकार किया, एक ऐसी समस्या जिसने उन्हें दशकों से परेशान कर रखा था। उन्होंने समझाया कि उनकी सबसे बड़ी गलती किसी गुप्त कक्ष को छुपाए रखना नहीं थी, बल्कि 21वीं सदी की खोज को 19वीं सदी की पुरानी भाषा में ढालने की कोशिश करना था। यह किसी खजाने की खोज करने वाले का स्वीकारोक्ति नहीं थी, बल्कि एक आधुनिक वैज्ञानिक की स्वीकारोक्ति थी, जिसने कुछ ऐसा विचित्र और बेमेल पाया था कि हमारे वर्तमान विज्ञान के पास उसे सही ढंग से वर्णित करने के लिए शब्द नहीं थे। उनके कबूलनामे से रेत के नीचे कोई नया द्वार नहीं खुला, बल्कि इससे एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल खड़ा हो गया जिसने सब कुछ बदल दिया। जाही हवास को स्फिंक्स के नीचे वास्तव में क्या मिला? एक ऐसी चीज जो हमारी समझ से इतनी परे है कि विज्ञान की भाषा भी मौन हो जाती है। जमीन के नीचे के निशान, विसंगति से लेकर खाके तक। इस महान रहस्य की शुरुआत
पुरातत्वविदों द्वारा सोने या खजाने की खोज से नहीं हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत 1970 के दशक में चुपचाप हुई, जब इंजीनियर एक कहीं अधिक व्यावहारिक समस्या को लेकर चिंतित थे। ग्रेट स्फिंक्स बहुत पुराना है और उन्हें चिंता थी कि हजारों वर्षों के बाद विशाल पत्थर की संरचना में दरारें पड़ सकती हैं या वह अस्थिर हो सकती है। सतह के नीचे गहराई में स्थित चट्टान की स्थिति की जांच करने के लिए उन्होंने एक विशेष मशीन का उपयोग किया जो जमीन में ध्वनि तरंगें भेजती है। यह प्रक्रिया ठीक उसी तरह काम करती है जैसे एक डॉक्टर ध्वनि का उपयोग करके किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर देखता है। इंजीनियरों को ठोस एक समान चूना पत्थर की चट्टान देखने की उम्मीद थी जो पूरे गीजा क्षेत्र का प्राकृतिक पत्थर है, लेकिन इसके बजाय उनकी मशीनों ने पत्थर की गहराई में अजीब-ओ-गरीब दरारें दर्ज कीं, जिनसे पता चला कि वहां सीधी भुजाओं और नुकीले कोनों वाले खाली स्थान थे जो उस समय की प्राकृतिक चट्टान संरचनाओं में आमतौर पर नहीं पाए जाते थे। इस खोज से कोई बड़ी चिंता नहीं हुई, क्योंकि गीजा पठार एक विशाल शाही कब्रिस्तान के रूप में प्रसिद्ध है जो कई अनदेखे मकबरों और भूली हुई सुरंगों से भरा हुआ है। तो सबसे तर्कसंगत व्याख्या यही थी कि ये बस पुरानी कब्रें थीं जिन्हें अभी तक किसी ने नहीं खोजा था। हालांकि कई वर्षों बाद वैज्ञानिक नई और कहीं अधिक शक्तिशाली मशीनों के साथ स्फिंक्स के पास वापस आए। ये मशीनें ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार नामक तकनीक का उपयोग करती थीं, जो रेत के नीचे छिपी हर चीज का एक स्पष्ट और विस्तृत नक्शा बना सकती थीं। इन नए नक्शों ने कुछ ऐसा दिखाया जो पुरानी मशीनों ने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था, और यह एक चौंकाने वाला विवरण था जिसने सब कुछ बदल दिया। नए आंकड़ों ने साबित किया कि ये खाली स्थान बिल्कुल भी यादृच्छिक नहीं थे, बल्कि एक सटीक पैटर्न में व्यवस्थित थे, एक अद्भुत समरूपता वाला पैटर्न। इसका मतलब है कि स्फिंक्स के उत्तरी भाग में पाई गई खाली जगह के ठीक बराबर खाली जगह दक्षिणी भाग में भी थी, जैसे कि एक सटीक दर्पण प्रतिबिंब। इस नई जानकारी ने पुरानी विश्वसनीय व्याख्या को पूरी तरह से खारिज कर दिया। प्राकृतिक गुफाएं पूरी तरह से दर्पण प्रतिबिंब के रूप में नहीं बनतीं, और यद्यपि प्राचीन मिस्र के मकबरे सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे, फिर भी उन्हें कभी भी इतनी मशीनी अमूर्त सटीकता के साथ नहीं बनाया गया था। यह पहेली अब केवल एक अज्ञात मकबरे की साधारण पहेली नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक सच्चा रहस्य बन गई थी जो प्राचीन इमारतों की किसी भी जात श्रेणी में फिट नहीं बैठती थी। हवास के निजी साक्ष्य, सार्वजनिक कथनों और गुप्त कार्यों के बीच का विरोधाभास। जब ये सभी नए और भ्रामक वैज्ञानिक आंकड़े सामने आ रहे, ओहो किस्म, तब जाही हवास अपनी आधिकारिक सार्वजनिक भूमिका में पुरानी कहानी को जीवित रखने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। वे टेलीविजन कार्यक्रमों में दिखाई दिए, किताबों और पत्रिकाओं में लिखा, और इन सभी माध्यमों से उन्होंने दुनिया को जोर देकर बताया कि स्फिंक्स के नीचे कोई गुप्त कक्ष नहीं है। उन्होंने कहा कि स्मारक के नीचे छिपी दुनिया का विचार पूरी तरह बकवास है। यह उन लोगों की मनगढ़ंत कहानी है जो प्राचीन मिस्र के वास्तविक इतिहास का सम्मान नहीं करते। जनता के लिए वह इतिहास के स्थापित आधिकारिक संस्करण की रक्षा करने वाली एक मजबूत दीवार थे। वह संस्करण जिसमें कहा गया था कि स्फिंक्स एक राजा की कब्र का मात्र एक हिस्सा था। यही उनकी सार्वजनिक कहानी थी जिसे वह बार बार सबको सुनाते थे। अपनी शक्तिशाली स्थिति का उपयोग करके यह सुनिश्चित करते थे कि लोग केवल इसी कहानी पर विश्वास करें। लेकिन पर्दे के पीछे दुनिया की निगाहों से दूर एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी, और जाही हवास इस कहानी के केंद्र में थे। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में
स्फिंक्स की मरम्मत और संरक्षण के एक बड़े प्रोजेक्ट के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत रूप से गुप्त ड्रिलिंग अभियानों की एक श्रृंखला की निगरानी की। इसमें एक विशेष मशीन का उपयोग करके पत्थर में गहराई तक ड्रिल करना और चट्टान के लंबे, पतले, बेलनाकार नमूने निकालना शामिल था। इस प्रक्रिया को कोर ड्रिलिंग कहा जाता है। इस काम का आधिकारिक कारण यह बताया गया था कि उन्हें चूना पत्थर के प्रकार का अध्ययन करने की आवश्यकता थी ताकि यह समझा जा सके कि यह कैसे क्षय हो रहा है। हालांकि ड्रिलिंग के लिए चुनी गई जगहें बिल्कुल भी यादृच्छिक नहीं थीं। उन्हें सावधानीपूर्वक उन स्थानों पर चुना गया था जहां पहले के रडार स्कैन में अजीबोगरीब सम्मित खाली स्थान दिखाई दिए थे। इसका मतलब यह है कि जहां हास सार्वजनिक रूप से कह रहा था कि वहां कुछ भी नहीं है, वहीं वह गुप्त रूप से ड्रिल का उपयोग करके रहस्य के बिल्कुल किनारे से भौतिक साक्ष्य प्राप्त कर रहा था। ड्रिलिंग के बाद जारी आधिकारिक रिपोर्ट में बस इतना कहा गया कि उन्हें केवल चूना पत्थर की सामान्य परतें मिलीं। लेकिन इस गुप्त कार्रवाई ने जाही हवास को एक ऐसा शक्तिशाली लाभ प्रदान किया जो किसी और के पास नहीं था, क्योंकि अब वह दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास अज्ञात के द्वार से सीधे लिए गए पत्थर के वास्तविक टुकड़े थे। आधिकारिक इतिहास में दरारें। बढ़ता रहस्य न केवल जमीन के नीचे गहराई में छिपा था, बल्कि एक और विशाल पहेली सीधे स्फिंक्स की सतह पर उकेरी गई थी, जिसे पूरी दुनिया कई वर्षों तक देखती रही। जाही हवास और अन्य विशेषज्ञों द्वारा बताई गई आधिकारिक कहानी यह थी कि स्फिंक्स के शरीर पर पत्थर की क्षति और घिसावट हजारों वर्षों तक रेगिस्तानी हवाओं और उड़ती रेत के कारण हुई थी। यह एक सरल और तर्कसंगत व्याख्या थी जो स्मारक की स्वीकृत आयु के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। हालांकि जब स्वतंत्र भूवैज्ञानिकों, जो चट्टानों के माध्यम से पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हैं, ने स्फिंक्स की जांच की, तो उन्हें इस कहानी में एक बड़ी समस्या दिखाई दी। उन्होंने पाया कि स्फिंक्स और उसके चारों ओर की घेरा दीवार में ऊपर से नीचे तक गहरी ऊर्ध्वाधर दरारें हैं। इस तरह की क्षति हवा के कारण नहीं होती जो अगल बगल बहती है और क्षैतिज लहरदार आकृतियां बनाती है, बल्कि ये गहरी ऊर्ध्वाधर रेखाएं जल अपरदन का स्पष्ट प्रमाण हैं। विशेष रूप से यह उस प्रकार का अपरदन है जो सैकड़ों या हजारों वर्षों तक भारी वर्षा के कारण पत्थरों पर बहता रहा है। इस भूवैज्ञानिक प्रमाण ने एक बड़ा विरोधाभास प्रस्तुत किया जिसे हल करना लगभग असंभव था। गीजा क्षेत्र की जलवायु और मौसम कम से कम 5000 वर्षों से एक अत्यंत शुष्क रेगिस्तान रहा है, तो पत्थर पर इतने गहरे निशान बनाने के लिए पर्याप्त बारिश नहीं हुई होगी। स्फिंक्स पर इस तरह के जल क्षति के निशान होने के लिए यह इतिहास के बहुत पुराने समय में मौजूद रहा होगा, एक ऐसा समय जब जलवायु बहुत अलग थी और भारी वर्षा होती थी। चट्टानों से मिले इस वैज्ञानिक प्रमाण से पता चलता है कि स्फिंक्स आधिकारिक कहानी से हजारों साल पुराना हो सकता है। साथ ही जब हम बहुत पुराने ग्रंथों और स्थानीय लोक कथाओं को देखते हैं, तो ये कहानियां भी स्फिंक्स का एक विचित्र तरीके से वर्णन करती हैं। वे इसे कभी मकबरा नहीं कहते, बल्कि इसके नीचे के क्षेत्र को नियामक कक्ष या धरती का सोया हुआ हृदय कहकर संबोधित करते हैं, मानो यह कोई मशीन हो जिसका कोई उद्देश्य हो। सतह पर मौजूद चट्टानें और प्राचीन कथाएं दोनों एक ही रहस्य को फुसफुसाती हैं कि स्फिंक्स बहुत पुराना है और इसे किसी ऐसे उद्देश्य के लिए बनाया गया था जिसे हम अब नहीं समझते। जाही हवास द्वारा गुप्त रूप से जमीन से खोदे गए और कई वर्षों तक सुरक्षित रखे गए लंबे पत्थर के कोर, जो तकनीकी निशान थे, अंततः इस पूरे रहस्य में सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रमाण बन गए। कई वर्षों बाद
वैज्ञानिकों को इन्हीं चट्टान के नमूनों का दोबारा अध्ययन करने का अवसर मिला। लेकिन इस बार उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वे पत्थर की सूक्ष्म संरचना को उस तरह से देख सके जो पहले असंभव था। साधारण चूना पत्थर के अंदर उन्हें जो मिला वह पूरी तरह से आश्चर्यजनक था। उन्होंने पाया कि चट्टान के भीतर क्वार्ट्ज नामक खनिज के अनगिनत छोटे छोटे क्रिस्टल मौजूद थे। क्वार्ट्ज की उपस्थिति अपने आप में आश्चर्यजनक नहीं थी, लेकिन प्राकृतिक चट्टानों में इन क्रिस्टलों की व्यवस्था ने शोधकर्ताओं को चौंका दिया। ये छोटे क्रिस्टल हमेशा अलग अलग दिशाओं में फैले होते हैं, लेकिन स्फिंक्स के नीचे से लिए गए नमूनों में उन्होंने पाया कि लगभग सभी क्वार्ट्ज क्रिस्टल पूरी तरह से एक सीध में थे। सभी एक ही अक्ष पर स्थित थे, मानो किसी शक्तिशाली अदृश्य शक्ति ने प्रत्येक को घुमाकर उसी सटीक स्थिति में स्थिर कर दिया हो। इस तरह का सटीक संरेखण प्रकृति में स्वाभाविक रूप से नहीं होता, और यह स्पष्ट संकेत है कि चट्टान किसी उन्नत प्रक्रिया से गुजरी है। आधुनिक प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक इसी तरह का प्रभाव तभी उत्पन्न कर सकते हैं जब वे किसी पदार्थ को तीव्र दिशात्मक ऊर्जा के संपर्क में लाते हैं, जैसे कि बहुत उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग जो मनुष्यों के लिए सुनने योग्य नहीं होती। जिस समय यह सूक्ष्मदर्शी खोज की जा रही थी, उसी समय अन्य वैज्ञानिक नई और उन्नत रडार मशीनों का उपयोग करके भूमिगत स्थानों का और भी स्पष्ट मानचित्र बना रहे थे। इस नए नक्शे ने न केवल सममित कक्षों की पुष्टि की, बल्कि एक बिल्कुल नई और अविश्वसनीय बात भी उजागर की। नक्शे से पता चला कि सभी खाली स्थान एक दूसरे से बेहद पतले, घने रास्तों से जुड़े हुए थे, मानो किसी विशाल विद्युत परिपथ के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाले छोटे छोटे तार हों। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये घने रास्ते स्फिंक्स पर आकर नहीं रुकते थे, क्योंकि आंकड़ों से पता चलता था कि वे रेत के नीचे गहराई में जाकर सीधे महान पिरामिडों की ओर बढ़ते थे। अब यह पहेली किसी एक छिपी हुई संरचना के बारे में नहीं थी। यह एक विशाल परस्पर जुड़ी प्रणाली के बारे में थी, जिसका कोई तकनीकी उद्देश्य प्रतीत होता था। एक अनकही सच्चाई का बोझ। इस सब चौंकाने वाले सबूतों के साथ सममित भूमिगत ब्लूप्रिंट से लेकर पत्थर के भीतर मौजूद तकनीकी निशान तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। और वह प्रश्न यह है कि जाही हवास और मिस्र के अधिकारियों ने इस जानकारी को इतने लंबे समय तक गुप्त क्यों रखा? सबसे आसान और सरल व्याख्या यह होगी कि वे किसी साजिश का हिस्सा थे। शायद देश के पर्यटन उद्योग को बचाने के लिए या अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने इतिहास में मौजूद किसी ऐसी बात को मानने से इनकार कर दिया जिसे वे समझ नहीं पाए थे। लेकिन इस स्थिति से सबसे करीब से जुड़े लोगों का कहना है कि दशकों तक चुप्पी साधने का असली कारण कहीं अधिक जटिल और गहरा था। सच्चाई यह है कि यह चुप्पी सिर्फ किसी खोज को छिपाने के बारे में नहीं थी, बल्कि उस गहरी उलझन के बारे में थी जो मानव इतिहास की किसी भी जात श्रेणी में फिट न होने वाली किसी चीज को खोजने से पैदा हुई थी। जब सभी साक्ष्यों का एक साथ अध्ययन किया गया तो उससे एक ऐसी चीज का वर्णन हुआ जो पूरी तरह से रहस्यमय थी। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के पास इसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं थे। यह कोई मकबरा नहीं था, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के दफन या ताबूत का कोई प्रमाण नहीं था। यह कोई मंदिर नहीं था, क्योंकि इसमें धार्मिक पूजा या अनुष्ठान संबंधी कोई संकेत नहीं थे। और यह निश्चित रूप से कोई पुस्तकालय या अभिलेख कक्ष भी नहीं था, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के ग्रंथ या शिलालेख नहीं थे। प्राचीन दुनिया को समझने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी परिचित लेबल और वर्गीकरण इस विचित्र सममित तकनीकी प्रणाली के सामने पूरी तरह से बेकार हो गए। इससे एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई
क्योंकि जब आपके पास अपनी खोज को समझाने के लिए शब्द ही न हों, तो आप दुनिया को अपनी खोज की घोषणा कैसे कर सकते हैं? इसी कारण जाहि हवास की लंबी चुप्पी को केवल छिपाने का कार्य नहीं, बल्कि एक प्रकार का अकादमिक एकांतवास समझा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने इस विचित्र घटना को, जिसकी वे व्याख्या नहीं कर सके, एक सुरक्षित स्थान पर रखा, इसे दुनिया से छिपाकर रखा और विज्ञान के उस स्तर तक पहुंचने का इंतजार किया जहां अंततः एक तर्कसंगत और सुसंगत व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। बिना किसी ठोस और परीक्षण योग्य सिद्धांत के कच्चे आंकड़ों को सार्वजनिक करना पूर्णतः अराजकता का कारण बन जाता, विज्ञान की विश्वसनीयता को क्षति पहुंचाता और पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक को बेबुनियाद अटकलों का अड्डा बना देता। इसलिए यह मौन उस व्यक्ति का भारी बोझ था जिसने एक ऐसे सत्य को खोज निकाला था जो उस समय के विज्ञान के लिए बहुत विशाल और शायद बहुत ही अपरिचित था। अंतिम निर्णय जिसने खोज को पुनर्परिभाषित किया, अकादमिक अलगाव की लंबी अवधि, विज्ञान के विकास की प्रतीक्षा का समय अंततः समाप्त हो गया। उसी शांत निजी व्याख्यान में विश्वसनीय सहयोगियों से घिरे हुए जाहि हवास ने अंततः वह भारी बोझ उतार दिया जिसे वह अपने पूरे करियर में ढोते रहे थे। उन्होंने उत्साहपूर्वक किसी गुप्त कक्ष या खोई हुई दुनिया की खोज की घोषणा नहीं की, क्योंकि वे शब्द खोजी गई वास्तविकता का वर्णन करने के लिए बहुत छोटे और भ्रामक हो गए थे। इसके बजाय अपने जीवन भर के काम को सुधारने वाले एक गंभीर व्यक्ति के लहजे में उन्होंने अपने बौद्धिक संघर्ष की वास्तविक प्रकृति को समझाया। उन्होंने छोटे से श्रोता समूह को बताया कि दशकों से स्वयं समेत सभी लोग उन चीजों की खोज कर रहे थे जिन्हें वे पहले से ही समझते थे। उन्होंने कहा, हमने एक मकबरे की तलाश की, फिर भी पत्थर के कोर के अंदर हमें जो ऊर्जा संकेत मिला वह एक रेजोनेटर जैसा दिखता है। उन्होंने आगे कहा, रेजोनेटर एक ऐसा उपकरण है जिसे ऊर्जा को कंपन या प्रतिध्वनित करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमने एक पुस्तकालय की तलाश की, फिर भी भूमिगत स्थानों की ज्यामिति एक सर्किट लेआउट से अधिक मेल खाती है। सर्किट लेआउट एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का डिजाइन होता है। यह उनके स्वीकारोक्ति का चरम बिंदु था, वह क्षण जब उन्होंने अंततः उस अनाम वस्तु को नए नाम दिए। वह स्वीकार कर रहे थे कि स्फिंक्स के नीचे की संरचना मृतकों को श्रद्धांजलि देने वाला स्मारक नहीं लगती, बल्कि यह एक कार्यात्मक प्रणाली प्रतीत होती है, प्राचीन तकनीक का एक ऐसा नमूना जिसका उद्देश्य पूरी तरह से रहस्य था। इस स्वीकारोक्ति के साथ ही उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती का भी स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि उनकी गलती चुप रहने में नहीं थी, बल्कि 21वीं सदी की खोज को 19वीं सदी की पुरानी वैज्ञानिक भाषा में ढालने की कोशिश करने में थी। लेकिन उनका यह स्वीकारोक्ति मात्र शब्दों तक सीमित नहीं था। इसके बाद उन्होंने एक सशक्त कदम भी उठाया। हवास ने खुलासा किया कि कुछ महीने पहले ही उन्होंने चुपचाप मिस्र के शीर्ष वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी को 4 दशकों के गोपनीय डेटा तक पूर्ण और व्यापक पहुंच प्रदान करने की अनुमति दे दी थी। और यह नई टीम बिल्कुल अलग थी। इसमें पुरातत्वविदों की पारंपरिक टीम नहीं थी जो कलाकृतियों की खुदाई करते हैं, बल्कि इसमें भौतिक विज्ञानी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और भूविज्ञानी शामिल थे। उन्होंने इस अनछुए संसार का नक्शा उन चुनिंदा लोगों को सौंप दिया था जो शायद इसे इसकी अपनी नई भाषा में समझ सकते थे। उन्होंने उन्हें खुदाई का नहीं, बल्कि इसे समझने का काम सौंपा था। उनका नया काम इस प्रणाली की कार्य प्रणाली का पता लगाना, इस प्राचीन तंत्र के संचालन सिद्धांतों को समझना और संभवतः इसके निर्माण के वास्तविक उद्देश्य को खोजना था। 21वीं सदी का नया सवाल। जाहि हवास के अंतिम कबूलनामे
और सभी गुप्त आंकड़ों को वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी को सौंपे जाने के साथ उस महान प्रश्न का उत्तर अंततः स्पष्ट हो गया जिसने इस पूरी जांच को दिशा दी थी। उस व्यक्ति के अनुसार जिसने जीवन भर इसके रहस्यों की रक्षा की, ग्रेट स्फिंक्स के नीचे एक प्राचीन यंत्र छिपा हुआ है। उसका कबूलनामा महज अपने अंतरात्मा को साफ करने के लिए एक निजी कहानी नहीं थी। यह मानवता की खोज की दिशा बदलने का एक अंतिम रणनीतिक प्रयास था, इससे पहले कि यह सोने की खोज करने वालों या पुरानी धारणाओं के आधार पर गलत व्याख्या करने वालों के हाथों बर्बाद हो जाए। अब रहस्य यह नहीं है कि इसे किसने बनाया या इसके अंदर कौन से खजाने छिपे हो सकते हैं, क्योंकि ये सवाल हालांकि अभी भी महत्वपूर्ण हैं, अब गौण हो गए हैं। नया सवाल, हमारे आधुनिक समय का असली सवाल, कहीं अधिक बड़ा, अधिक अमूर्त और कहीं अधिक बेचैन करने वाला है। इस तंत्र को किस लिए बनाया गया था? 40 वर्षों से एकत्रित सभी साक्ष्य एक ही अविश्वसनीय विचार की ओर इशारा करते हैं। रहस्यमय जल अप्रदन से मिले सुराग, निष्क्रिय हृदय और तारों से संबंध का उल्लेख करने वाले प्राचीन ग्रंथ और पत्थर के भीतर गहराई में पाए गए तकनीकी ऊर्जा संकेत, सभी इस एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसे अपने से बाहर किसी चीज के साथ परस्पर क्रिया करने के लिए बनाया गया था। महान स्फिंक्स अब केवल प्राचीन मिस्र की मान्यताओं के अनुसार पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में उगते सूरज को नहीं देखता है। इस नई समझ के प्रकाश में इसकी शक्तिशाली दृष्टि का अर्थ बहुत अलग और कहीं अधिक गंभीर हो जाता है। यह एक विशाल रक्षक की तरह आकाश और क्षितिज की ओर मंडराते एक दैत्य सेंसर की तरह निगरानी करता है। और इस नई वास्तविकता के बाद जो प्रश्न उठता है, एक ऐसा प्रश्न जो हम सभी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी का भाव समेटे हुए है, वह यह है कि क्या यह प्राचीन यंत्र हमेशा के लिए बंद हो गया है, स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, या यह केवल निष्क्रिय है, रुका हुआ है और चुपचाप एक ऐसे संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है जिसके अस्तित्व के बारे में हम, इस ग्रह के उत्तराधिकारी, शायद जानते भी नहीं हैं।